सुप्रभात। मेरा नाम हर्षिता पाल है। मैं कक्षा छठवीं की छात्र आप सभी के सामने हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो लीजिए प्रस्तुत है बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक कुछ समय पहले की बात है। एक पेड़ के ऊपर बंदर रहा करता था। उस पेड़ के नीचे एक तालाब था। वहाँ बस मगरमच्छ रहा करता था। बंदर और मगरमच्छ बहुत अच्छे दोस्त थे। बंदर बहुत सारे जामुन तोड़कर मगरमच्छ को रोज देता था। एक दिन मगरमच्छ ने सोचा कि इसका कलेजा तो कितना मीठा होगा। तभी वो अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, सुनो, मेरा एक दोस्त है, वो रोज जामुन खाता है, उसका कलेजा कितना मीठा होगा। उसकी पत्नी ने बोला, हाँ हाँ जाओ बंदर को ला लो। तभी मगरमच्छ ने बोला, लेकिन मैं उसे कैसे लाऊंगा। तभी उसकी पत्नी ने बोला, उसे बोलना मेरी पत्नी तुम्हें दावत पर बुलाई है। तभी मगरमच्छ ने बोला, हाँ हाँ ठीक है। तभी फिर मगरमच्छ बंदर के पास पहुंचा और बोला, सुनो बंदर, मेरी पत्नी ने तुम्हें दावत पर बुलाया है। तभी बंदर ने बोला, हाँ मैं आता हूँ। फिर बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और दोनों चल पड़े। तभी मगरमच्छ ने बोला बंदर को, बंदर, पता है मेरी पत्नी का ना बुखार है। उसे वैद्य ने बोला है कि कोई भी बंदर का तुम कलेजा खाओगी तो तुम ठीक हो जाओगी। तभी बंदर ने बोला, अच्छा, लेकिन मगरमच्छ भाई सुनो, मैं तो अपना कलेजा अपने जामुन के पेड़ पर छोड़ आया हूँ। तभी मगरमच्छ ने बोला, क्या? फिर बंदर ने बोला, चलो वापस मुड़ते हैं, मैं अपना कलेजा लेकर के आ जाता हूँ। तभी बंदर और मगरमच्छ चल पड़े। उसके बाद जब बंदर अपने पेड़ पर चढ़ा, फिर मगरमच्छ को बताया, अरे बुद्धू, कोई अपना कलेजा कैसे पेड़ पर छोड़ सकता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी भला है। धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय प्राचार्य महोदया, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथी। मैं सुनिष्ठा गुहा आज आप सबके समक्ष हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है झूठा तोता। तो लीजिए प्रस्तुत है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक तोता रहता था। उसका नाम था बक। उसको बातें बढ़ा चढ़ा कर बोलने की बहुत बुरी आदत थी। वह एक दिन एक चिड़िया से कहता है, पता है मैंने आज दावत में क्या क्या खाया? स्वादिष्ट फल, मीठी मिठाइयाँ और साथ में बहुत सारे पकवान। इसी की बात सुनकर एक बूढ़ा कौवा कहता है, क्यों पोपट, तुमने तो आज सुबह ही एक सूखी मिर्ची खाई थी, मैंने खुद देखा था इसी पेड़ की डाली पर। बक को बहुत जल्दी गुस्सा आ गया और वो गुस्से से कहने लगा, मेरे पास तुम जैसे लोगों के साथ बात करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है, मुझे एक और दावत पे जाना है, मैं चला। पूरे जंगल को पता था कि बक बहुत झूठ बोलता था, पर बक की आदत तो आप जानती हैं। उसने ना तो कभी अपने आप को सुधारने की कोशिश की, ना ही वो कर रहा था। वो अपने बारे में डींगे हाँकते रहा। एक दिन एक सफ़ेद कबूतर जंगल में आया। सब उसकी सुंदरता के बारे में चर्चा कर रहे थे। सब लोग उससे पूछे कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? कबूतर कहता है कि मैं यहाँ पे किसी को ढूंढने आया हूँ। तभी बक आ जाता है। बक पूछता है, अरे ये कौन है? कबूतर कहता है, क्या तुम ही बक हो? बक कहता है, हाँ मैं ही हूँ बक, तुम मुझे जानती हो? देखो देखो, सब लोग मुझे जानते हैं, आसपास के जंगलों में मेरे नाम की चर्चा चल रही है। पता है कबूतर, मैं तो दुनिया भर की अच्छी जगहें घूम चुका हूँ और मेरे पास बहुत धन दौलत है। तभी एक शेर की गुर्राने की आवाज़ आती है और जैसे ही शेर गुर्राता है सब डर जाते हैं, पर बक अपनी बातें करता रहता है और कबूतर को कुछ बोलने तक नहीं देता। शेर आता है और कहता है, चलो कबूतर, यहाँ से चलते हैं, अब ये हमारे किसी काम का नहीं, हम किसी और जंगल में जाके एक तोते को ढूंढ लेंगे। किसी को कोई बात समझ में ना आए
तभी कबूतर कहता है, मैं यही तो तुमसे कहना चाहता था कब से, तुमने मुझे कुछ कहने ही नहीं दिया। मैं चाहता था कि तुम सुनो मेरी बात, और तुम तो अपने ही बारे में बकबक करने लगे, जैसे कि तुम्हारा नाम है। महाराज ने तुम्हें चुना था अपने साथ रहने के लिए महल में तुम्हें वहाँ का खाना पानी सब मिलता, पर अब महाराज ने शायद अपना मन बदल लिया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बकबक को इतना दुख हुआ, वो सच कहने जा रहा था, सबको बोला कि कहने मैं सच में ऐसा हूँ, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि सब लोग ने सोचा उसको अच्छा सबक मिला और बकबक के हाथ से उसका एक सुनहरा मौका छूट गया और वो ज़िंदगी में आज तक कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी हमें ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना चाहिए और साथ में अपनी बातों या किसी की भी बातों को बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलना चाहिए। नमस्कार, मैं यशी त्रिपाठी कक्षा 6वीं की छात्रा अशोका सदन की ओर से हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है एकता में बहुत शक्ति होती है। एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी था, उसके 4 बेटे थे। चारों आपस में बहुत लड़ते झगड़ते थे। इस बात से उनके पिता यानी कि वह बूढ़ा आदमी बहुत ही परेशान और दुखी रहा करता था। एक दिन उसने अपने सभी बेटों को एक साथ बुला के एक एक लकड़ी के डंडे देके कहा कि बच्चों, तुम सब इस एक लकड़ी के डंडे को तोड़ के दिखाओ। सभी बच्चों ने बड़ी सरलता से उस एक लकड़ी के डंडे को तोड़ के दिखा दिया। लेकिन उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने उन बच्चों को एक एक लकड़ी के बंडल दिए और कहा कि तुम सब इस लकड़ी के बंडल को तोड़ के दिखाओ। और उसके बाद उसके सभी बच्चों ने इतने प्रयत्न किए उस लकड़ी के बंडल को तोड़ने की, लेकिन वो लकड़ी का बंडल टूट ही नहीं रहा था। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, बच्चों, तुम सबने ये देखा कि तुमने जब उस एक लकड़ी के डंडे को तोड़ने की कोशिश की तो वो बड़ी सरलता से टूट गया, लेकिन जब तुम इस लकड़ी के बंडल को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे थे तब ये बिल्कुल नहीं टूटा। तो उसने इस बात का मतलब समझाया और कहा कि बच्चों, तुम सब इसका मतलब समझे। इसका मतलब है कि अगर हम सब एक साथ हो जाएं तो हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते। उसने कहा कि अगर हम लोग एक साथ हो जाएं तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अगर हम एक साथ हो जाएं तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अगर हम एक साथ हो जाएं तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता। उस बूढ़े आदमी की ये बात सुन के उसके सभी बेटे बहुत खुशी और मिलजुल कर रहने लगे। ये कहानी तो यहीं पे ख़त्म हो गई, लेकिन इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एकता में बड़ी शक्ति होती है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आशिफा खान कक्षा 7वीं की छात्रा आज आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है राजा और 2 बाज। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वे बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने इससे पहले इतने शानदार बाज कभी नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गए जहां बाजों को पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और पहले से भी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा कि मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज ने उड़ान भरना शुरू किया, पर जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहां दूसरा कुछ दूर जाकर ही उस डाल पर वापस आ जा रहा था जिससे उसने उड़ना शुरू किया था। यह देख राजा को कुछ अजीब लगा। क्या बात है, जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है वहां दूसरा उड़ना ही नहीं चाह रहा। राजा ने सवाल किया, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, वह इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उड़ता देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर बाज का हफ्तों बीत जाने के बाद भी यही हाल था। वह थोड़ा सा उड़ता और उस डाल पर आकर बैठ जाता।
फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उनके दोनों बाज आसमान पर उड़ रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने यह कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, यह काम तुमने कैसे किया जिसे बड़े बड़े विद्वान ना कर सके। मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ। मैं ज्ञान की ज्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बाज बैठने का आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर आसमान में उड़ने लगा। किसान ने जवाब दिया, दोस्तों, हम सभी ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार जब हम कुछ कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी कुछ बड़ा करने की काबिलियत को भूल जाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनवी सराफ कक्षा 8वीं की छात्रा हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत आपके समक्ष एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है ज्ञान की कीमत। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े व्यापारी थे। उन्होंने सोचा कि वह अपना व्यापार इस देश से ले जाकर दूसरे देश में स्थापित करें। उनके पास एक बहुत बड़ा जहाज था। उन्होंने उस जहाज को लेकर दूसरे देश चलने की शुरुआत की। वहां उनके साथ जहाज में कुछ यात्री भी थे। अचानक से बीच समुद्र में जहाज रुक गया। सब बहुत हैरान थे। तभी जहाज जो व्यापारी थे वो जहाज पे थे, तो उन्होंने आकर सब बोला यात्रियों से कि क्या आप में से कोई है जो ये ठीक कर सकता है। तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया और कहा कि हम इंजीनियर हैं, हम एक बार प्रयत्न कर सकते हैं। वो जाके गए। घंटों तक उन्होंने देखा, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तब एक छोटा सा बच्चा कहता है कि मैं एक बूढ़े बाबा को जानता हूँ जो इसी जहाज में सफर कर रहे हैं, क्या मैं उन्हें बुला लूं? इंजीनियर ने कहा कि ठीक है, वैसे भी हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। वो बाबा आए। उन्होंने 10 मिनट देखा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। अपने एक झोले से एक हथौड़ा निकाला और जोर से दे मारा। अचानक से इंजन स्टार्ट हो गया, जहाज चलने लग गया। वो दूसरे देश पहुंचे। जब वो दूसरे देश से जहाज से नीचे उतर रहे थे तब बूढ़े बाबा ने उस व्यापारी से कहा कि आप मुझे अब मुझे पैसे दीजिए 20,000 रुपए। तो व्यापारी कहते हैं कि मैं तुम्हें 20,000 क्यों दूं भला? तो वो कहते हैं कि मैंने आपका जो जहाज को ठीक किया था। तो व्यापारी कहते हैं नहीं, मैं नहीं दूंगा तुम्हें, एक हथौड़ा मारने के तुम्हें मैं 20,000 दूं? उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे हथौड़ा मारने के सिर्फ 1,000 चाहिए, मगर 19,000 मुझे चाहिए सही जगह पर मारने के लिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा किसी के ज्ञान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर वो बूढ़े बाबा कहीं पर भी मार देते हथौड़े को तो हो सकता था कि वो जहाज डूब जाता। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें 20,000 रुपए दिए और उन्हें सम्मानित भी किया। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम तारक नाथराना है। मैं कक्षा 6वीं का छात्रा आप सब लोगों के सामने एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करता हूँ ये कहानी आप सब लोगों को पसंद आएगी और एक अच्छा सा ज्ञान देके जाएगी। मेरे इस कहानी का शीर्षक है मेरे दोस्त। तो लीजिए प्रस्तुत है। क्या आप सब लोगों को पता है मेरे ढेर सारे दोस्त हैं। इतने सारे दोस्त जिन्हें ना ही आपने कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। मेरे इतने सारे दोस्त हैं, कुछ नन्हे मुन्ने, कुछ उनसे बड़े। मेरे कुछ दोस्त मेरे पापा के बराबर हैं और कुछ उनसे भी बड़े। मेरे कुछ दोस्त मेरे दादाजी की उम्र के भी है। क्या आप सब लोगों को पता है मेरे कुछ दोस्तों के पास तो मूछें और पूंछें भी है और मेरे कुछ दोस्त हवा में उड़ते हैं क्योंकि उनके पास रंग बिरंगे लंबे लंबे पंख हैं जिनके सहारे वो हवा में अच्छी तरह से उड़ते हैं। क्या आप सब लोगों को पता है मेरे इनमें से सबसे अच्छा और प्यारा दोस्त कौन है? अगर पता हो तो बताओ। क्या आप सब लोगों को नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। मेरा इनमें से सबसे अच्छा और प्यारा दोस्त मेरी माँ है। माँ क्या नहीं होती है? माँ क्या नहीं होती है? सांस होती है, जान होती है, सुख होती है, प्राण होती है। माँ क्या नहीं होती है? जीवन होती है, जहाँ होती है जीवन का मकसद और जीने का साहस होती है। माँ क्या नहीं होती है? नैतिक शिक्षा। माँ
मेरे लिए, आप सब लोगों के लिए भगवान, गुरु, शिक्षक, हम सब कुछ होती है। अब स्वर्ग का रास्ता भी माँ के चरणों से होकर ही निकलता है। धन्यवाद। नमस्कार सर, मेरा नाम तन्मय है। मैं कक्षा 6वीं में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ जिसका शीर्षक है निर्देशक और लक्ष्मण। एक गांव में लक्ष्मण नाम का शिक्षक था। वो गांव वालों के बच्चों को पढ़ाता था। एक दिन एक निदेशक आया और गांव वालों से कहा, क्या आप हमें कार्यक्रम बनाने के लिए ज़मीन देंगे? तो गांव वालों ने कहा, नहीं, हम आपको ज़मीन नहीं देंगे। तो निदेशक ने कहा, कृपा करके हमें ज़मीन दे, हम वासुदेव श्री कृष्ण की कहानी का कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं। ऐसा निदेशक ने कहा तो गांव वालों ने बोला, हाँ, उसके पर हमें उसके पैसे भी मिलने चाहिए। निदेशक ने हाँ कहा। अगले दिन निर्देशक कार्यक्रम बना रहा था तो लक्ष्मण आके उससे कहा, अरे आप यह क्या कर रहे हैं? आपको तो कहानी पता है और आप जो कार्यक्रम बना रहे उसमें कुछ गलत बना रहे। गलत? तो निर्देशक ने कहा, गलत मतलब आपको कहानी तो पता है ना, तो आप उसके बदले कुछ और क्यों बना रहे? मतलब निर्देशक ने कहा, अरे जैसे समझिए कि आप जो आपने कहानी पढ़ी है पर आप जो कार्यक्रम बना रहे हैं उसमें कुछ और डाल रहे हैं। तो निर्देशक ने कहा, तो क्या हुआ? डाला तो क्या हुआ? तो लक्ष्मण ने कहा, वैसे तो आपका अपमान हो जाएगा। निर्देशक बोला, नहीं, मेरा अपमान नहीं होगा, तुम जाओ यहाँ से। ऐसा सुनकर लक्ष्मण वहाँ से चला गया। अगले दिन गांव वाले चर्चा करने लगे, ये निर्देशक कुछ गलत बना रहा है, हमें इसके पास जाना चाहिए। तो गांव वाले उसके पास जाके उससे बोलते कि ये तुम क्या कर रहे हो? तुम गलत बना रहे हो, इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा? हमारे बच्चे पसंद कर रहे हैं, ये हमारे बच्चों को काम आएगा। अगले जब वो बड़े हो जाएंगे अगले साल तो उन्हें काम आएगा, इसलिए हम उन्हें दिखा रहे हैं। और पर आप लोग तो इसमें कुछ गलत क्यों दिखा रहे हैं? हमने भी कहानी एक बार सुनी है। तो ऐसा सुनकर निर्देशक ने कहा, ठीक है, मैं इसे फिर से अच्छी तरीके से बनाऊंगा। फिर कुछ देर बाद वो लक्ष्मण के पास गया और उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे अच्छे से व्यवहार नहीं किया और अपनी गलती का एहसास भी नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। तो लक्ष्मण ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। और निर्देशक बोला, अब मैं ऐसी दोबारा गलती नहीं करूँगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा? मुझे तो ये कहानी अच्छी लगी, आपको कैसे लगी? और आप लोग इस कहानी से क्या सीखे? मैंने तो यह सीखा कि कभी अपनी गलती मान लेनी चाहिए और अपनी गलती को सुधारना भी चाहिए। अगर आपने उसे सुधारा नहीं तो आपको इसका बुरा फल मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार सर, मेरा नाम तन्मय है। मैं कक्षा 6वीं में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ जिसका शीर्षक है निर्देशक और लक्ष्मण। एक गांव में लक्ष्मण नाम का शिक्षक था। वो गांव वालों के बच्चों को पढ़ाता था। एक दिन एक निदेशक आया और गांव वालों से कहा, क्या आप हमें कार्यक्रम बनाने के लिए ज़मीन देंगे? तो गांव वालों ने कहा, नहीं, हम आपको ज़मीन नहीं देंगे। तो निदेशक ने कहा, कृपा करके हमें ज़मीन दे, हम वासुदेव श्री कृष्ण की कहानी का कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं। ऐसा निदेशक ने कहा तो गांव वालों ने बोला, हाँ, उसके पर हमें उसके पैसे भी मिलने चाहिए। निदेशक ने हाँ कहा। अगले दिन निर्देशक कार्यक्रम बना रहा था तो लक्ष्मण आके उससे कहा,
अरे अरे, आप यह क्या कर रहे हैं? आपको तो कहानी पता है और आप जो कार्यक्रम बना रहे उसमें कुछ गलत गलत बना रहे। गलत तो निर्देशक ने काम, गलत गलत मतलब आपको कहानी तो पता है ना, तो आप उसके बदले कुछ और क्यों बना रहे? मतलब निर्देशक ने कहा, अरे जैसे समझिए कि आप जो आपने कहानी पढ़ी है पर आप जो कार्यक्रम बना रहे हैं उसमें कुछ और डाल रहे हैं। तो निर्देशक ने कहा, तो क्या हुआ, डाला तो क्या हुआ? तो लक्ष्मण ने कहा, वैसे तो आपका अपमान हो जाएगा। निर्देशक बोला, नहीं, मेरा अपमान नहीं होगा, तुम जाओ यहाँ से। ऐसा सुनकर लक्ष्मण वहाँ से चला गया। अगले दिन गांव वाले चर्चा करने लगे, ये निर्देशक कुछ गलत गलत बना रहा है, हमें इसके पास जाना चाहिए। तो गांव वाले उसके पास जाके उससे बोलते कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम गलत गलत बना रहे हो, इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा? हमारे बच्चे पसंद कर रहे हैं, ये हमारे बच्चों को काम आएगा। अगले जब वो बड़े हो जाएंगे अगले साल तो उन्हें काम आएगा, इसलिए हम उन्हें दिखा रहे हैं। पर आप लोग तो इसमें कुछ गलत गलत तो दिखा रहे हैं। हमने भी कहानी एक बार सुनी है। तो ऐसा सुनकर निर्देशक ने कहा, ठीक है, मैं इसे फिर से अच्छी तरीके से बनाऊंगा। फिर कुछ देर बाद वो लक्ष्मण के पास गया और उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे अच्छे से व्यवहार नहीं किया और अपनी गलती का एहसास भी नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। तो लक्ष्मण ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। और निर्देशक बोला, अब मैं ऐसी दोबारा गलती नहीं करूँगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा? मुझे तो ये कहानी अच्छी लगी, आपको कैसे लगी? और आप लोग इस कहानी से क्या सीखे? मैंने तो यह सीखा कि कभी अपनी गलती मान लेनी चाहिए और अपनी गलती को सुधारना भी चाहिए। अगर आपने उसे सुधारा नहीं तो आपको इसका बुरा फल मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ख्याति कक्षा 8वीं की छात्रा शिवाजी सदन की ओर से एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है एक सपने की सच होने की कहानी। एक बार एक शहर में एक लड़का रहता था। वह स्कूल से आने के बाद अपने पिता के साथ काम पर जाया करता। उसके पिता एक घोड़े के अस्तबल में काम करते थे। वह रोज़ देखता और सोचता कि उसके पिता इतनी मेहनत से काम करते हैं, लेकिन उनको वो सम्मान नहीं मिलता जो उस अस्तबल के मालिक को मिलता है। वह रोज़ देखता उस अस्तबल का मालिक समाज में बहुत इज्जत पाता है। दूसरे दिन जब वो स्कूल गया, उसके शिक्षक ने सभी बच्चों से एक लेख लिखकर लाने के लिए कहा। उस लेख में बच्चों को यह लिखना था कि वह बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और उनका सपना क्या है। उस लड़के ने रात भर जागकर एक बेहतरीन लेख लिखा। उसने लिखा कि वह एक घोड़े के अस्तबल का मालिक बनेगा, जहां बहुत सारे घोड़े प्रशिक्षण लेंगे। और उसने अपने पूरे सपने को विस्तार से बताते हुए 200 एकड़ों वाले सपने की एक रेंज फोटो भी बना दी। दूसरे दिन अब पूरे मन से वह उस लेख को शिक्षक को दिया और शिक्षक ने सारी कॉपियां जांच करने के बाद परिणाम सुनाया, लेकिन उस लड़के को कोई भी मार्क्स नहीं दिए और फेल भी लिख दिया उसी कॉपी पे। वह लड़का जाकर बोला शिक्षक को कि आपने मुझे फेल क्यों किया, आपने मुझे मार्क्स भी नहीं दिए। शिक्षक कहने लगे, तुमने जो ऐसा लेख लिखा है जो असंभव है, जो हो ही नहीं सकता, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। अगर तुम बाकी बच्चों की तरह छोटा मोटा लेख लिखते तो तुम पास हो जाते। तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, कल तुम एक ऐसा लेख लिख कर लाना जिसमें कोई लक्ष्य हो। वह लड़का घर जाकर बहुत सोचने लगा और उसको कोई भी विचार आया ही नहीं। वह दूसरे दिन आया और शिक्षक को कहने लगा, मेरा सपना यही है, मैं यही बनना चाहूँगा, आप चाहे मुझे कुछ भी मार्क्स दे दीजिए। वह लड़के ने 20 साल बाद वह सपना पूरा किया। इस कहानी से हमें यह समझ लेना चाहिए, अगर हम कुछ काम ठान ले और बिना विचलित हुए उस लक्ष्य को पाने में अपना पूरा ध्यान लगा दें तो उस सपने को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपके मन में उस सपने के प्रति कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।